आज के फंडे के विनिंग सीरीज 45 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स है वो देखो। 1. ऑल लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स entailing investment of over ₹500 crore route through the network planning group constituted under the PM गति शक्ति इनिशिएटिव। जो भी लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट कितनी है 500 करोड़, वो किसके थ्रू जाएंगे भाई? नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के तहत जो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत बना है। दूसरा स्टेटमेंट है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में कौन है? तो जितने मिनिस्ट्रीज है इसके, है ना, कनेक्टिविटी के रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज है उनके सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी उसका हेड रहेगा। दो स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको चूज करना है। जल्दी कीजिए, क्लिक किया, समझ में आया? दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, करंट टिपिकल करंट से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा बेसिक भी है। ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट। पहला सही है, दूसरा गलत है दोस्तों। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ नॉट सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज, लेकिन जितने भी मिनिस्ट्रीज है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में, है ना, उनके जो है प्लानिंग डिवीजन के हेड वो यहां पे रहते हैं। ये ग्रुप है और ये ग्रुप किसको असिस्ट करता है? दिस ग्रुप इज असिस्ट टू द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। अब ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में सभी जो मिनिस्ट्रीज है कंसर्न उसके सेक्रेटरीज और इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। यानी ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर पीएम गति शक्ति की, है ना। सेकंड हो गई जो मैंने बताया अभी एनपीजी, है ना, एनपीजी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। ये जो है जितने भी प्लानिंग डिवीजन के हेड है कंसर्न मिनिस्ट्री के वो यहां पे रहते। और इसके नीचे जो है टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक रहता है टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। तो 3 टायर स्ट्रक्चर है इसका पीएम गति शक्ति का। पीएम गति शक्ति जो है इट्स अ नेशनल मास्टर प्लान है, जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रहेंगी। वो चाहते हैं कि भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम होके इकोनॉमी को बूस्टिंग मिले। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। सी इन न्यूज, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स टू बी रूटेड थ्रू एनपीजी, है ना। ये जो है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के थ्रू ही सब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो है उसका प्लान वगैरह जो भी है, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह सब इसके थ्रू जाएंगे, है ना। एक रिवाइज फॉर्मेट बनाया है ना फॉर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड या डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के लिए। जितने भी प्रपोजल्स आएंगे वो सब प्रपोजल्स का कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन करने के लिए और फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए, है ना, किसके थ्रू जाएगा? तो एनपीजी के थ्रू ये जाएगा। अल्टीमेट एम, व्हाट इज द अल्टीमेट एम? ऑब्वियसली यहां पे कौन बैठे हैं? प्लानिंग डिवीजन के जो हेड है वो। तो टेक्निकल एस्पेक्ट जो है, जो बेसिक जो बारकाइया है वो यहां पे तराशी जाएगी और प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है और इफिशिएंसी उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ये उसके पीछे का अल्टीमेट गोल है। तो बेहतरीन जो है रिवीजन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, रामबान टनल लोकेटेड इन विच रिवर वैली? कौन से रिवर वैली में रामबान टनल लोकेटेड है? रावी, चिनाब, सतलज, झेलम। क्लिक करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फास्ट, हरी अप, कोई टाइम नहीं, 1 लाइन क्वेश्चन है। आंसर इज बी, चिनाब। चिनाब रिवर वैली में ये जो है रामबान टनल है। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। सी पैनल टू इन्वेस्टिगेट रामबान टनल कोलैप्स
टनल कोलैप्स हो गई काम करते करते, है ना। ये कहाँ पे है, तो ये रामबान और रामसू जो एरिया है, रामबान और रामसू एरिया नियर खुनी नाला, ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पर है और ये इसका एक पार्ट जो काम करते करते टूट गया है। एक्चुअली ये बड़ा डिसास्टर प्रोन एरिया है, फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड होती है और शूटिंग स्टोन कंटिन्यूस आते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रेजाइल जियोलॉजी। अब ये किस पर क्या है थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। ट्विन ट्यूब टनल वर्क है, तो एक दिख रहा है आपको, देखो एक ट्यूब है, ये दूसरा यहां से बनने वाला था, ये एरिया से ये देखो यहां से ये दूसरा है ना, तो ये कोलैप्स हो गया, ठीक है, राइट। फ्रॉम डिगडोले टू पंथियाल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे, ये हाईवे पर ये डिगडोले टू पंथियाल यहां तक का है। किसको मिला है, सिगाल इंडिया लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ, और इसका वर्क जो है 1 फरवरी 2022 को स्टार्ट हो गया था। थर्ड क्वेश्चन, द कंडीशन व्हेन कॉर्पोरेट्स टेक्स एडवांटेजेस ड्यू टू कंज्यूमर्स रिसेप्टिवनेस to higher prices of real inflationary pressures, thus corporates rising prices of commodities and getting higher profit। यानी ऐसी एक कंडीशन है, ऐसे एक वातावरण बन जाता है दोस्तों जहां पे कारपोरेट जो है, ये कंज्यूमर जो है भाई कीमतें बढ़ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, भाई बढ़ रही जान दे अब क्या करेंगे, कितना दिंगाना आप ये करें, एक्सेप्ट जो बढ़ रहे उस पर ले लो भाई। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बढ़ते दामों पर भी कंज्यूमर एक्सेप्ट कर लेते हैं और परचेस करते रहते हैं, तो कारपोरेट क्या करते हैं और प्राइस बढ़ाते रहते हैं, और प्राइस बढ़ाते बढ़ाते और ज्यादा प्रॉफिट रहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यानी ये एक थोड़ी सी इन्फ्लेशनरी कंडीशन, प्राइस बढ़ाते मतलब ये भी प्राइस बढ़ती ही रहती है, बराबर है, प्राइस बढ़ना है ना इन्फ्लेशन। सो ये कंडीशन इन द सेंस कौन से टाइप का इन्फ्लेशन है, हम ये बोल सकते हैं वेदर इट इज हाइपर इन्फ्लेशन, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन या बॉटलनेक इन्फ्लेशन। क्या है, क्लिक करें, समझ में आया, ओके। नई टर्मिनोलॉजी है एकदम से, अभी माहौल में है, ओके। क्लिक कर लिया, चलो आंसर इज सी, ग्रीडफ्लेशन। समझ में आता है इसमें कि भाई कंज्यूमर ने मान लिया तो कारपोरेट जो है अपना धंधा बसाने चल गए, बस है ना, जुगाड़ जमा रहे, बढ़िया से टैग बदला रहे। आप देखो मार्केट में जाओ अभी, है ना, आपको दिखता है टैग के ऊपर टैग चिपका है ना, ये धंधा शुरू हो गया, अभी फालतू में भाव बढ़ा रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीडफ्लेशन। ओके, पर्टिकुलरली ये जो कारपोरेट्स मल्टीनेशनल्स होते हैं ये बदमाशी करते रहते हैं दोस्तों। न्यूज ऐसा है, इन्फ्लेशन वॉर, ग्रीडफ्लेशन वर्सेस सप्लाई डिमांड, ऐसा कुछ टाइटल चल रहा था। फिलहाल में जो है व्हाइट हाउस और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने कहा था कि भाई ये धंधा गलत है, डोमिनेंट कारपोरेशन जो है एमएनसीज है, दे आर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, तो ये गलत है भाई, ये कंज्यूमर को इस ढंग से ये चूज रहे हैं, ये चूजने वाला इन्फ्लेशन है। एक्चुअली ये कोई सप्लाई डिमांड का मामला नहीं है, ये इट्स जस्ट है ना ग्रीड इन्फ्लेशन। ये तो कारपोरेट की ग्रीड है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा अभी उठ चुका है, तो सोचना चाहिए यहाँ पे। सच में आप देखो कि कितना ज़्यादा मोनोपोलाइजेशन हो रहा है ना, तो ये मोनोपोलाइजेशन का ही इशू है। क्या कर रहे हैं जितने भी बिग कारपोरेट्स हैं, पर्टिकुलर एमएनसीज जो है ना, ये अपना मोनोपोली बढ़ा रहे, मोनोपोली बढ़ा के फिर अपने मन से दाम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ कंज्यूमर का एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि कंज्यूमर ने एक्सेप्ट कर लिया, एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो ये भाव बढ़ाना शुरू करते हैं, ये सोचते नहीं कि भाई क्या छपाई चल रही है, तो बस है ना राम नाम जपना, सब ये चल रहा है, पराया माल अपना। फोर्थ क्वेश्चन, ब्लैक मनी एक्ट 2015 डील्स विथ ऑल डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट। तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 किससे डील करता है, सभी जो डोमेस्टिक और फॉरेन अनडिस्क्लोज यानी जो बताए नहीं, छुपाई गई इनकम है और एसेट, उसके बारे में डील करता है। 2, बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स कम्स अंडर द एक्ट। ये एक्ट के अंडर में दोनों आते हैं, है ना, रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। और थर्ड है फ्लैट 30% टैक्स इम्पोज्ड ऑन सच अनडिस्क्लोज इनकम एंड एसेट। ये जो एसेट छुपाया जाता है ये ब्लैक मनी एक्ट के तहत,
जो भी आता है उसको फ्लैट कितना 30% है ना इनकम टैक्स उन पर बिठा के बस फिनिश है ना, इस टाइप का। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट है आप देख लो, विच इज करेक्ट। क्लिक कर ले, मैं करूं क्लिक, देख लिया, मैच कर लिया। ओके, वेरी गुड, चलो देख लेते हैं। आंसर इज बी, 2 and 3, 2 and 3 बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स कम्स अंडर। पहले नहीं था, लेकिन बाद में 2019 में इसमें अमेंडमेंट हो गया और 2019 में नॉन रेसिडेंट भी एनआरआई जो है ये भी इसके अंडर में ला लिए है। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं रहती, नॉट डील विद द डोमेस्टिक, इट्स ओनली डील विद द फॉरेन अनडिस्क्लोज। डोमेस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में हमें इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का वो ऑलरेडी है, इसके अंदर में प्रोविजंस है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैट 30% उस पर बिठाया जाता है। चलो न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि एक तरफ दूसरे अंबानी आशिया के टॉप मोस्ट और दूसरे और अनिल अंबानी जो है ये पूरे बर्बादी के कतार पर। सो ऑर्डर अंडर द ब्लैक मनी एक्ट अगेंस्ट द अनिल अंबानी ऑफशोर एसेट्स ऑफ ओवर 800 करोड़। मुंबई यूनिट जो है इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग, इन्होंने धाड़ मार ली। मार्च 2022 में इनका एसेट चेक किया और बताया कि भाई एक फाइनल जजमेंट दे दिया, फाइनल ऑर्डर इशू कर दिया कि अनिल अंबानी इन्होंने बहुत सारा एसेट जो है और इनकम ये छुपा के रखा था और उसका एक्चुअल वैल्यू अभी कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं, करंट जो वैल्यू है उसके आधार पर। तो करंट वैल्यू क्या है, तो करंट वैल्यू आपको दिखती है रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। अभी तो इसमें मर गए भाई अंबानी जी, है ना, क्योंकि रुपी डॉलर अभी तो बहुत बेकार हालत पर है, आप सबको मालूम है। तो इसलिए उनका एसेट यदि एक्चुअली हो सकता था कि कुछ कम हो सकता था, लेकिन अभी उसकी वजह से और बढ़ गया है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन अ पेट्रोल फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या फायदेमंद है इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल में। 1, सेव फॉरेन एक्सचेंज, है ना, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो बच सकता है। दूसरा, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन जो है कार्बन पोल्यूशन वो कम हो सकता है। और तीसरा, इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है। सो करेक्ट कोड आपको चूज करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हरी अप, जल्दी क्लिक कीजिए। ओके, मैं कर रहा हूं क्लिक, वेरी गुड। ओके, चलो देख लेते हैं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप भी बराबर हो, बिल्कुल, है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग से ये तीनों फायदे, बहुत सारे फायदे, उसमें से ये तीनों मेजर फायदे हो सकते हैं। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। भाई न्यूज में ऐसा है कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट रीच नेशन एनवायरमेंट गेन सेज मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है ऑन द एव ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन द 5th जून 2022, सदगुरु जग्गी जो है वासुदेव, इनका ईशा फाउंडेशन का सेव सॉइल मूवमेंट है, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहां पे अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि हमने हमारा जो टारगेट है 10% का, ये 5 महीने पहले ही कम कर लिया है, अचीव कर लिया है। यानी देखो इंडिया जो है इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है, इंटरनेशनल जो गोल्स है, ये गोल्स में अक्सर अग्रेसर रहा है। तो ये इट्स अ कमेंडेबल अचीवमेंट। हम नेक्स्ट स्टेप जो है ब्लेंडिंग की, इथेनॉल ब्लेंडिंग की, वो हम तुरंत ही आने वाले समय में अचीव कर लेंगे। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपने समझ लिए, ऑल द बेस्ट।